हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य के अंदर रोगों के बारे में और मानव स्वास्थ्य के बारे में डिटेल से। तो आपसे निवेदन है कि एक भी पॉइंट मिस ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि सारे के सारे पॉइंट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो सके। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के हमारे वीडियो की। चैप्टर का नाम है दोस्तों, हम बीमार क्यों होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं स्वास्थ्य क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है। स्वास्थ्य के लिए WHO ने एक परिभाषा दी है, या WHO ने बताया कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य क्या हो सकता है। तो किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक और मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य है। किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक स्थिति यानी कि वो काम करने में अच्छा है और उसका माइंड भी ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो स्वस्थ है। और एक और परिभाषा है जो बहुत ही पॉपुलर है, स्वास्थ्य अच्छा रहने की वह अवस्था है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य उचित प्रकार से किया जा सके। यानी कि स्वास्थ्य वो अवस्था है जिसमें हम लोग शारीरिक कार्य आसानी से कर सके, हमें कोई दिक्कत ना हो, यानी कि हमारा शरीर सही हो। मानसिक कार्य कर सके कोई भी, यानी कि हमारी मानसिक स्थिति भी सही हो। और हमारी सामाजिक स्थिति यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी समाज के अंदर वैल्यू, हमारे पास रोजगार हो, ताकि हम किसी भी काम करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये तीनों अगर चीजें आपके पास है तो आप क्या है, स्वस्थ हैं। लोगों को स्वस्थ और रोग मुक्त रखने के लिए हर साल हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। अब हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है। क्या होते हैं व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य। व्यक्तिगत स्वास्थ्य तो वो होता है जो आप पर्सनली अपने आप को जो है स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए जो कार्य करते हो। और सामुदायिक स्वास्थ्य का मतलब होता है, समुदाय का मतलब होता है लोगों का समूह, यानी कि आपके आसपास का समूह कैसा है, आपके आसपास का भौगोलिक पर्यावरण कैसा है, उसका स्वास्थ्य भी आपके स्वास्थ्य पर पूरे तरीके से निर्भर करता है। तो व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। स्वास्थ्य व्यक्तिगत नहीं, एक सामुदायिक समस्या है, और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वच्छता भी बहुत ही आवश्यक है। यानी कि अगर आप अपने तरीके से, पूरी तरीके से जो है रोग मुक्त रहने के लिए समय समय पर टीकाकरण करवाते हैं, साफ सफाई रखते हैं और अपने आसपास किसी रोग को भटकने नहीं देते, लेकिन आप ऐसी जगह पर निवास करते हैं जहां पर कॉलोनी ऐसी है, लोग ऐसे रहते हैं जो साफ सफाई बिल्कुल नहीं रखते, जो बिल्कुल भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, अपनी कॉलोनी में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, वहां बहुत ही मच्छर पनप रहे हैं, तो आप कितने भी साफ सफाई कर लें, आपको कोई डिजीज फैलेगी आपकी कॉलोनी में, तो आपको भी डेफिनेटली वो डिजीज होगी। क्योंकि जो स्वास्थ्य है वो एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये एक सामुदायिक समस्या है। मतलब आपका अच्छे से होना जरूरी है और आपके साथ ही आपके आसपास के जो पूरा का पूरा माहौल है, पूरा पर्यावरण है, वो भी एकदम स्वच्छ और रोग मुक्त होना चाहिए। जीवों का स्वास्थ्य उनके पड़ोस या पर्यावरण पर निर्भर करता है, यानी कि हमारा ऐसे चारों तरफ का जो पर्यावरण है इस पर भी हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। रोग मुक्त और स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भौतिक और सामाजिक वातावरण अनिवार्य है। अच्छे वातावरण की जरूरी है और इसलिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों जो है समन्वित अवस्था है, यानी कि दोनों साथ में होने जरूरी है। तो ये सामुदायिक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में आप समझ गए होंगे। यानी कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य जो है हमारे खुद के स्वास्थ्य के लिए, अपनी बढ़िया हेल्थ के लिए हमें हमारी तो स्वच्छता रखनी होगी, लेकिन हमारे आसपास के भौतिक पर्यावरण और आसपास के लोगों को भी जो है जागरूक करना पड़ेगा स्वच्छता के प्रति। अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियां। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या परिस्थितियां या क्या क्या आवश्यक है। तो अच्छा और स्वस्थ भौतिक पर्यावरण, अच्छा सामाजिक वातावरण, मतलब ऐसे समाज में जो स्वच्छ समाज हो जिसमें आप लोगों को जो है किसी भी प्रकार की डिजीज नॉर्मली ना फैले। संतुलित आहार और सक्रिय दिनचर्या, यानी कि आप जो आहार ग्रहण कर रहे हो वो संतुलित आहार हो, यानी कि भोजन के सभी अवयव उसके अंदर समान मात्रा में हो। और अच्छी आर्थिक और स्थिति हो और रोजगार हो, यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो आपके पास अच्छी आर्थिक स्थिति हो ताकि आप उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए तैयार रहें। अब हम पढ़ते हैं स्वास्थ्य के बारे में। हमने देखा कि क्या होता है स्वास्थ्य, विश्व वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होते हैं। अब स्वास्थ्य का बिगड़ना यानी कि रोग क्या होता है। रोग आप समझते हो कि रोग यानी कि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता, उसको हम लोग रोग या बीमारी कहते हैं। तो रोग शरीर की वह अवस्था है
जो शरीर के सामान्य कार्य के अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं, सामान्य कार्य को प्रभावित करते हैं। अगर हम सामान्य कार्य जो हमेशा कर रहे हैं अगर उनको नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा शरीर जो है एक प्रकार से रोगग्रस्त हो गया, या फिर हम क्या होते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। रोगों के लक्षण क्या होते हैं? किसी अंग या अंग तंत्र की संरचना में परिवर्तन होना। किसी भी अंग या अंग तंत्र के जो सामान्य कार्य के विपरीत उसके बाद उसका कोई दूसरा कार्य कर दे, यानी कि उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि हम किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि हमें जो है रोग के लक्षण दिखने लगते हैं। यानी कि जब हमारा शरीर, जब हमें कोई मच्छर काटता है, जब हमें मलेरिया होना शुरू हो जाता है, तो हमारे शरीर में जो है नॉर्मल तापमान से हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं कि हमें बुखार है। तो ये हमारे रोग के क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। लक्षणों के आधार पर चिकित्सक विशेष को पहचानता है, यानी कि अपने लक्षण देख के चिकित्सक पहचान करता है कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। अगर आपको बुखार है तो चिकित्सक देखेगा कि भाई ये मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, या साधारण बुखार भी हो सकता है, और उसी के आधार पर रोगों की पुष्टि करने के लिए कुछ टेस्ट करवाता है, और टेस्ट करवाने के बाद लक्षणों के आधार पर डॉक्टर हमें क्या देता है? प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि दवाइयां वगैरह देता है। अब रोग किन किन कारणों से फैलते हैं? रोग के फैलने के कारणों का वर्णन करो, या रोग के किन किन कारणों से फैलता है। तो सबसे पहले तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोग फैलता है, जो आप सभी को पता है। सूक्ष्म जीवों में वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, वर्म्स, कृमि यानी कि वर्म्स, ये सभी जो है रोग फैलाते हैं। संतुलित भोजन के अभाव से भी रोग फैलता है। आनुवांशिक विभिन्नता से भी रोग फैलता है, यानी कि अगर किसी भी बच्चे के पेरेंट्स के अंदर कोई डिजीज है तो पूरे चांसेस रहते हैं कि उस बच्चे के अंदर भी पेरेंटल जो डिजीज है उसके अंदर होंगे। दूषित हवा, पानी और भोजन, यानी कि हमारा पानी स्वच्छ नहीं है, दूषित भोजन कर रहे हैं तो भी हमें डिजीज हो जाएंगे। और टीकाकरण समय पे नहीं करवा रहे हैं, समय पे वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, तो भी पूरे चांसेस है कि हमें जो है रोग फैलते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव, संतुलित भोजन का अभाव, आनुवांशिक विभिन्नताएं, दूषित भोजन और पानी, और टीकाकरण की कमी, ये सभी कारण हैं जिनसे हमें क्या बोलते हैं? रोग फैलते हैं। अब हम देखते हैं रोगों के प्रकार। रोगों के प्रकार पहले हम पढ़ेंगे। 2 प्रकार के रोग होते हैं, यानी कि समय अवधि के आधार पर, यानी कि कितने समय तक हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर को प्रभावित कर रहे हैं। तो एक पहला रोग है तीव्र रोग या एक्यूट डिजीज, और दूसरा है दीर्घकालीन रोग या फिर क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज का मतलब, तीव्र का मतलब क्या होता है? जल्दी। तो ऐसे रोग जो हो जाते हैं और जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। तो वे रोग जो कम समय के लिए होते हैं, जैसे हमें सर्दी होती है 3 दिन के बाद आराम से ठीक हो जाती है, जुकाम होता है 3 दिन बाद ठीक हो जाता है, मलेरिया होता है 2-4 दिन 10 दिन के बाद हमारा ठीक हो जाता है। ऐसे रोगों को हम लोग कहेंगे तीव्र रोग है। लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जो हमारे शरीर को लंबे समय तक प्रभावित करते हैं, पूरे आजीवन भी प्रभावित कर सकते हैं। अधिक समय तक चलने वाले रोगों को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो बहुत ही लंबे समय तक हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। उदाहरण दे रखा है, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, एलिफेंटियासिस यानी कि हमारा जो पैर सूज जाता है इसको हम लोग कहते हैं हाथी पांव रोग, एलिफेंटियासिस, जो वर्म्स के द्वारा फैलता है। इन सभी से जो है ये कैसे रोग है? दीर्घकालिक रोग है, यानी कि क्रॉनिक डिजीज है, जो हमारे शरीर को लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। अब रोगों के संचरण के आधार पर, यानी कि रोग आपको कैसे फैले हैं, किस प्रकार से रोग फैलते हैं, उसके आधार पर भी हम रोगों के प्रकार पढ़ते हैं। 2 प्रकार के रोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं जन्मजात रोग और दूसरा पढ़ते हैं उपार्जित रोग। यहां तो उपार्जित नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक जन्मजात रोग होते हैं जो जन्म से ही आपके अंदर डिजीज होते हैं। आपके अंदर मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर जो जन्म से ही डिजीज होते हैं उसको हम रोग को कहते हैं जन्मजात। और जो जन्म के बाद में होते हैं उनको हम लोग कहते हैं आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के बाद, वे रोग उनको कहते हैं उपार्जित रोग। और उपार्जित रोग भी 2 प्रकार के होते हैं। संक्रामक रोग, यानी कि आपको होने के बाद किसी और को भी हो जाते हैं, या फिर किसी और को होने के बाद दूसरे को नहीं फैलते, यानी कि असंक्रामक रोग। तो यानी कि यहाँ पे तीनों लिखे हुए, जन्मजात रोग, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, ये रहे। इनके तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। वह रोग जो व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वे आनुवांशिक आधार पर होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं जन्मजात रोग। यानी कि आनुवांशिक आधार पर, यानी कि कोई पेरेंट्स में अगर कोई डिजीज है और वही डिजीज जो है बच्चों में फैल रही है तो उसको हम लोग कहेंगे जन्मजात रोग। उदाहरण दे रखा है दोस्तों, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया,
और थैलेसीमिया। इनके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगला है हमारा संक्रामक रोग। संक्रमण का मतलब होता है फैलना। ऐसे रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उन्हें हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। रोगाणु या सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों में फैलते हैं। संक्रामक रोग से उत्पन्न होने वाले कारक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और कृमि आदि। यानी कि ऐसे रोग जो रोगाणु और सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया वगैरह से फैलते हैं, वायरस वगैरह से फैलते हैं और एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर फैल जाते हैं, और फैलने वाले डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। उदाहरण आपने देखा होगा, जैसे कोविड फैला था तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैला था, तो कोविड कैसी बीमारी थी? संक्रामक रोग था। तो यानी कि संक्रामक रोग बैक्टीरिया से हो सकते हैं, वायरस से हो सकता है, फंगस यानी कि कवक से होता है, प्रोटोजोआ से, इनसे फैलने वाले रोग कैसे होते हैं? संक्रामक रोग होते हैं। अगला है हमारा असंक्रामक रोग। यानी कि एक व्यक्ति को हो जाते हैं, उसी व्यक्ति तक सीमित रहेंगे, दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलेंगे, भले वो उसके साथ रह रहा है। ये पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं और अन्य व्यक्तियों में नहीं फैलते। उदाहरण के लिए हृदय रोग, एलर्जी, गठिया रोग, कैंसर, अल्जाइमर, ये सारे रोग ऐसे हैं असंक्रामक रोग। एलर्जी आपको पता है, अगर किसी भी बच्चे को अगर धूल में खेलने से एलर्जी है और वो इन बाकी बड़े बच्चों के साथ खेलता है, इसको लंबे समय तक एलर्जी रहेगी, लेकिन इन बच्चों को ये एलर्जी नहीं आएगी, इनको धूल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एलर्जी एक प्रकार का असंक्रामक रोग है। अभावजन्य रोग, अभाव का मतलब होता है कमी, तो कमी से होने वाले रोग। किसकी कमी से? किसी की भी कमी हो सकती है। हमारे शरीर के अंदर किसी भी पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होते हैं, उन रोगों को हम लोग कहते हैं अभावजन्य रोग। यह रोग पोषक तत्वों के अभाव से होते हैं, जैसे घेंगा, आपको पता है घेंगा जो है आयोडीन की कमी से होता है। थायराइड, इसका जो विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी यानी कि विटामिन, किसी भी खनिज, किसी भी प्राकृतिक भोजन के पदार्थ की जो कमी से हमारे जो शरीर के अंदर डिजीज होते हैं। यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति में विटामिन बी की कमी है तो उस व्यक्ति के अंदर विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होगा, लेकिन सभी लोगों के अंदर वो बेरी रोग नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि संक्रामक जो रोग होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उन रोगों को हम लोग किस प्रकार से पढ़ते हैं कि जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं, वायरस के द्वारा फैलते हैं, कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, वर्म्स के द्वारा। तो देखते हैं कि वायरस के द्वारा कौन कौन से डिजीज होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे दोस्तों रोग होते हैं जो वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं, लेकिन हमारी क्लास के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है: सर्दी जुकाम, चेचक, एड्स, इन्फ्लुएंजा, ये सारे रोग विषाणु के द्वारा यानी कि वायरस के द्वारा फैलते हैं। साथ में आप लोग कोविड भी याद रख सकते हो, कोविड भी वायरस से फैला था। बैक्टीरिया से हैजा, खसरा, क्षय रोग यानी कि टीबी, एंथ्रेक्स, टिटनेस, ये भी सारे रोग जो है वो किससे फैलते हैं? बैक्टीरिया से। फंगस से फैलने वाले दाद, खाज, खुजली, ये सारे जो है कवक से फैलते हैं। प्रोटोजोआ से फैलने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट है मलेरिया। दोस्तों, हम लोग ये सोचते हैं कि मलेरिया जो है वायरस का डिजीज हो सकता है, लेकिन मलेरिया वायरस का डिजीज नहीं है, मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। कालाजार, अमीबियोपेचिस, ये सारे रोग प्रोटोजोआ से फैलते हैं। एक और सीवियर डिजीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों डेंगू। डेंगू जो है वो वायरस से फैलता है। और वर्म्स वाले डिजीज में कौन सा है? एलिफेंटिएसिस या फील पांव। फील पांव जिसमें आपको मैंने पीछे इमेज दिखाया था कि जो फील पांव रोग है उसके अंदर व्यक्ति का पांव जो है हाथी की तरह हो जाता है, बहुत बड़ा सूज जाता है, और उसी को हम लोग कहते हैं एलिफेंटिएसिस। अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों रोगाणु के बारे में। रोगाणु क्या होते हैं? तो रोगाणु का मतलब होता है रोग के अणु, यानी कि ऐसे पदार्थ, ऐसी चीजें जो रोग फैलाते हैं, जो रोग के मेन पार्ट हो, यानी कि बीमारी और संक्रमण पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव। ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीमारी को पैदा करते हैं उनको हम लोग रोगाणु कहते हैं, और इन्हें संक्रामक कारक भी कहा जाता है, यानी कि बीमारी फैलाने वाले कारक भी कहते हैं। उदाहरण देख ले, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सभी रोगाणु कहलाते हैं। अगला है हमारा रोग वाहक। क्या होते हैं? रोग वाहक यानी कि रोगों का वहन करने वाले, यानी कि रोगों के जो रोगाणु हैं हमारे शरीर तक कैसे पहुंचेंगे? ये वायरस के नीचे जो ये वायरस का इमेज है दोस्तों, नीचे पैर दिखे हैं, इस पैरों से नहीं चलते वायरस।
तो रोगाणु जो है हमारे शरीर तक कैसे पहुंचेंगे, किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी कि कोई न कोई रोगाणु हमारे शरीर तक लेके जाएगा। यानी जैसे आपने देखा होगा रेबीज जो होता है, हमारे कुत्ता काटने से जिस कुत्ते की लार के अंदर रेबीज का वायरस पाया जाता है, उस कुत्ता जब हमारे को काटेगा तब हमें रेबीज हो जाएगा। तो वो रोगाणु कुत्ता हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाता है, रोगवाहक। तो कुत्ता क्या होगा, यानी कि रोगाणु को प्रवेश कराना तो रोगवाहक हो गया। यानी कि वे जीव जो रोगाणुओं को संचरण के लिए माध्यम का कार्य करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मीडियम का जो कार्य करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रोगवाहक। उदाहरण कुत्ता, घरेलू मक्खी जिससे बहुत सी बीमारियां फैलती है, और मच्छर में आपने पढ़ा होगा कि एडीज मच्छर से जो है डेंगू फैलता है, और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से हमें कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया होता है। तो ये मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है, लेकिन मादा एनाफिलीज कार्य क्या करता है, वो रोगवाहक का कार्य करता है, क्योंकि उसी के अंदर पाया जाता है वो प्रोटोजोआ जो मलेरिया उत्पादन या फिर मलेरिया डिजीज करता है। अगला है हमारा महामारी बीमारी क्या होती है। महा का मतलब बहुत सारी, मारी का मतलब मारने वाले, बहुत सारे लोगों को मारने वाले या प्रभावित करने वाली बीमारी को हम क्या कहेंगे, महामारी। कुछ रोग एक समुदाय में बड़ी तीव्रता से फैलते हैं। एक समुदाय यानी कि एक जगह पर जब फैलते हैं तो बहुत ही ज्यादा तीव्रता में फैलते हैं और बड़ी आबादी को संक्रमित करते हैं, और इसलिए हम लोग कहते हैं उसे महामारी। उदाहरण के लिए हैजा, कोरोना, प्लेग, चेचक, ये सब एक प्रकार की कैसी है, महामारियां हैं जो बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। बहुत से लोग इस बीमारी से जो है, ऐसी बीमारियों से प्रभावित होकर उनको जान भी गंवानी पड़ती है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि रोग फैलाने वाले साधन कौन कौन से हैं। एक संक्रमित व्यक्ति से स्वच्छ व्यक्ति को कोई रोग होगा तो वो रोगाणु किन किन माध्यमों से जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है बीमार व्यक्ति से। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं वायु के द्वारा कैसे रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो किसी भी जो संक्रमित व्यक्ति है उसके छींकने और खांसने से रोगाणु वायु में फैल जाते हैं, और स्वस्थ व्यक्ति, जब हम सांस लेंगे स्वस्थ व्यक्ति, तो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा और तब हम भी उस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। और छींकने खांसने से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो निमोनिया हो गया, सर्दी जुकाम, कोविड, ये सब के जो रोगाणु है वो किसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, वायु के द्वारा। अगला है जल और भोजन के द्वारा रोगाणु भी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। रोगाणु हमारे शरीर में संक्रमित जल व भोजन के द्वारा प्रवेश करते हैं, यानी कि भोजन के अंदर भोजन संक्रमित हो जाता है, भोजन के अंदर वे रोगाणु पाए जाते हैं। और जब हम वो दूषित भोजन करते हैं तो हमारे आहार नाल के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं और उससे हमें जो है प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसे जो दूषित भोजन और जल से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, तो हैजा, टाइफाइड, अमीबिया पेचिस, ये सारी बीमारियां कैसी है, जल और भोजन के द्वारा फैलने वाली। रोगवाहकों के द्वारा, रोगवाहक जो मीडियम का कार्य करते हैं, जो रोगाणु हमारे शरीर तक हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं। तो हमने पढ़ा मलेरिया, डेंगू, ये दोनों मच्छरों से होते हैं। रेबीज संक्रमित पशु द्वारा, जो कोई जानवर है जो रेबीज से संक्रमित है वो भी रोगवाहक का कार्य करता है। जैसे संक्रमित कुत्ता जो रेबीज का वायरस हमारे शरीर को काट के हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवा देता है। संक्रमित बिल्ली, बंदर के काटने से रेबीज का संक्रमण होता है। अगला जो मेन कारण है वो है लैंगिक संपर्क द्वारा, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा या फिर यौन संबंध के द्वारा भी रोग जो है एक संक्रमित व्यक्ति से स्वच्छ व्यक्ति के अंदर फैल जाते हैं। कुछ रोग जैसे कि सिफिलिस और एड्स, कौन कौन से रोग, सिफिलिस और एड्स रोगी के साथ लैंगिक संपर्क के द्वारा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। एड्स का वायरस संक्रमित रक्त के स्थानांतरण द्वारा फैलता है, गर्भावस्था में फैलता है, और रोगी माता के स्तनपान कराने से भी शिशु में एड्स को संक्रमण हो जाता है। यानी कि जो एड्स का वायरस है इसको हम लोग जो है आगे डिटेल से पढ़ा है, ये सारे हमारे पॉइंट आगे आने वाले हैं, तो इसको पॉइंट को अभी हम लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एड्स के बारे में। एड्स की फुल फॉर्म दोस्तों बहुत से एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स एक प्रकार की वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी है। तो इसके वायरस का नाम है HIV वायरस, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इम्यूनो इसलिए है क्योंकि एड्स का जो वायरस है वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से प्रभावित करता है, मतलब बहुत हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को जो है वो कमजोर कर देता है।
एड्स शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि प्रतिरक्षा को कम कर देता है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, वीक बना देता है, यानी कि हमारे शरीर का रोग लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। यानी कि कोई भी डिजीज होगी तो हमारा शरीर किसी भी बीमारी से लड़ नहीं पाएगा। इसलिए इसका नाम ही है एक्वायर्ड इम्यूनो, यानी कि इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से संचरित होते हैं, तो ये पीछे जो पॉइंट था वही हमारा यहाँ पे डिटेल से है। असुरक्षित यौन संबंधों से, यानी कि असुरक्षित सेक्सुअल इंटरकोर्स से, यानी कि किसी संक्रमित व्यक्ति से जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा भी क्या फैलता है, एड्स फैलता है। यूज्ड सिरिंज के उपयोग करने से, यानी कि एक सिरिंज यानी कि डॉक्टर पैसा बचाने के लिए बहुत बार क्या करते हैं, एक ही इंजेक्शन को बहुत से व्यक्तियों में लगा देते हैं। उसमें क्या दिक्कत होती है कि कोई अगर व्यक्ति संक्रमित है तो उसका ब्लड उस सुई के लग जाता है, और असंक्रमित व्यक्ति यानी कि स्वच्छ व्यक्ति या फिर स्वस्थ व्यक्ति के अंदर वो डिजीज ट्रांसफर हो जाती है। तो यूज्ड सिरिंज के उपयोग से किसी भी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चढ़ा दिया जाएगा तो वो भी एड्स से संक्रमित हो जाएगा। अगर किसी महिला को एड्स है तो उसके गर्भ में रह रहे बच्चे को हो जाता है, और महिला अगर उस बच्चे को स्तनपान करवाती है तब भी उस बच्चे को एड्स होने के पूरे चांसेस है। और जीवाणु युक्त उपकरण का यूज करने पर, यानी कि कभी डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत सी जगहों पे डॉक्टर ऐसा कार्य करते हैं कि सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी सर्जरी वाले आइटम्स होते हैं, उनको एकदम अच्छे से सफाई नहीं करवाते, और पहले अगर किसी व्यक्ति की सर्जरी की होती है, अगर वो संक्रमित होता है तो उस व्यक्ति से जो है दूसरे व्यक्ति में जब ऑपरेशन होता है तो दूसरे व्यक्ति में भी वो डिजीज चली जाती है। यानी कि संक्रमित व्यक्ति में के रक्त का स्थानांतरण करने से, यानी कि संक्रमित व्यक्ति का रक्त चढ़ाने से, यौन संपर्क के द्वारा, एड्स से पीड़ित मां के शिशु की गर्भावस्था में होता है, और स्तनपान के द्वारा भी हो सकता है। संक्रमित इंजेक्शन या सुई का प्रयोग करने पर जो है एड्स हो जाता है। अब एड्स को रोका कैसे जा सकता है, तो एड्स के निवारण के कुछ उपयोग बताया। एड्स निवारण कैसे किया जा सकता है, कुछ 2 कारण बताओ। तो आप ये बता सकते हो कि संक्रमित व्यक्ति का रक्त कभी नहीं चढ़ाए, कभी भी यूज की हुई सीरीज का उपयोग ना करें, सर्जिकल उपकरणों को एकदम अच्छे से साफ करके फिर दूसरे व्यक्ति की सर्जरी की जाए। जब व्यक्ति दाढ़ी बनाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, तो उसी सेम ब्लेड का इस्तेमाल करने के लिए मना करें कि सेम ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना, नई ब्लेड का यूज करो। और उससे पहले जो है जिससे भी वो दाढ़ी बनाते हैं उन इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से सैनिटाइजर्स के द्वारा साफ किए जाए, और अनजान व्यक्ति से यौन संबंध से बचें। ये सब कारण है, इन सब के द्वारा एड्स का निवारण किया जा सकता है। और एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है दिखाना। अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि जब आपको कोई डिजीज होगा, ऐसा नहीं है कि वो किसी भी अंग को प्रभावित कर देगा, वो किसी विशिष्ट अंग को या विशिष्ट उत्तक को ही प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर के पूरे शरीर के अंदर हमारे को अंदर कोई भी सूक्ष्म जीव जो प्रवेश कर लेता है तो वो जहां से प्रवेश करेगा उसी अंगों को जो है वो डिफेक्ट करेगा या उन्हीं को प्रभावित करेगा, बाकी अन्य अंगों को प्रभावित नहीं करेगा। तो रोगाणु विभिन्न माध्यमों से शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी उत्तक या अंग में संक्रमण उसके शरीर के प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है, यानी कि हमारे शरीर में कौन सा रोगाणु किस अंग को प्रभावित करता है, ये किस पर निर्भर करेगा, ये उस पर निर्भर करेगा कि वो रोगाणु हमारे शरीर में किस प्रकार से प्रवेश किया है। उसने सांस के द्वारा हमारे अगर शरीर में प्रवेश किया तो हमारे फेफड़ों को कर सकता है। दूषित भोजन से हमारे शरीर के अंदर उसने प्रवेश किया तो हमारी आहार नाल को संक्रमित कर सकता है। अगर उस मच्छर काटने से हमारे रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश हुए तो हमारे ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त कणिकाओं को प्रभावित कर सकता है, यानी कि अलग अलग अंगों को प्रभावित करेगा जिन जिन अंगों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर रोगाणु प्रवेश करते हैं। यदि रोगाणु वायु के द्वारा नाक से प्रवेश करता है तो संक्रमण जो है हमारे फेफड़ों में होता है, उदाहरण दे रखा है टीबी। यदि रोगाणु मुंह से प्रवेश करता है यानी कि दूषित भोजन और पानी से, तो संक्रमण आहार नाल में होता है, उदाहरण दे रखा है खसरा का रोगाणु और हेपेटाइटिस का रोगाणु। खसरा का रोगाणु आहार नाल में और हेपेटाइटिस का रोगाणु जो है किसमें संक्रमण करता है, लीवर में। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि हेपेटाइटिस का रोगाणु किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है।
विषाणु जो जनन अंगों से प्रवेश करता है, जो HIV वायरस है वो हमारे शरीर के जनन अंगों से प्रवेश करता है, लेकिन पूरे शरीर की लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है, यानी कि लिम्फोसाइट के अंदर फैल जाता है। यानी जो लिम्फोसाइट हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है उनके अंदर फैल जाता है और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, हानि पहुंचा देता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। इसी तरह मलेरिया का रोगाणु हमारे शरीर में त्वचा के द्वारा प्रवेश करता है तो रक्त की लाल रक्त कणिकाओं को जो है क्या करता है, नष्ट कर देता है, यानी कि हमारी RBC को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार एक और बीमारी जिसका नाम है जापानी मस्तिष्क ज्वर, ठीक है। इसका जो वायरस है वो मच्छर के काटने से त्वचा में प्रवेश करता है और ये हमारे ब्रेन को संक्रमित करता है, हमारा मस्तिष्क जो है उसको प्रभावित करता है। अब हम पढ़ने वाले हैं जब हमारे अंदर कोई रोग हो जाता है तो रोग का किस प्रकार से उपचार किया जाए, कि हमारे रोग को किस प्रकार ठीक करें हमारे शरीर में। तो इसके दो उपचार के दो विधि बताई गई हैं। पहली विधि है कि रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार करो, यानी कि जब आपको कोई डिजीज हो गई है तो पहले उसके लक्षणों को कम करो। रोग को कम करने से पहले आप लक्षणों को कम करो ताकि आपके शरीर की रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाए। आप उस शरीर के रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी आपके अंदर विकसित होने लगे। इसके लिए क्या करते हैं, पहले दवाई रोग लक्षण दूर करने और कम करने के लिए दी जाती है, जैसे बुखार, दर्द या दस्त। यानी कि जब आपको डेंगू होगा तो सबसे पहले डेंगू के वायरस को मारने की दवाई नहीं दी जाएगी, सबसे पहले आपको दिया जाएगा कि आपका बुखार कम हो और आपके शरीर की रिकवरी फास्ट होने लगे, या फिर आप आराम करके भी रोगों के लक्षणों को कम कर सकते हो। और रोगों के उपचार में दूसरी विधि क्या है, रोगाणुओं को मारने के लिए उपचार, यानी कि जिन जिन रोगाणुओं से जो रोग फैल रहा है उनको मारा जाए। रोगाणुओं को मारने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। उदाहरण के लिए जीवाणुओं को मारने के लिए जो क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक क्या होता है वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। परजीवियों को मारने के लिए औषधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनेन। सिनकोना एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है और उसकी जो छाल है, यानी कि उसके जो ऊपर वाली जो कवरिंग है, उस छाल से एक दवाई बनती है जिसका नाम है कुनेन। और कुनेन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मलेरिया परजीवी को मारने के लिए किया जाता है। तो एंटीबायोटिक या परजीवियों को मारने के लिए दवाइयों का प्रयोग हम लोग बीमारी के उपचार के लिए कर सकते हैं। अब ये एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक वे रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और जीवाणु की वृद्धि को ही रोकते हैं। यानी कि आपने सुना है ना, जैसे कि लोहे को लोहा काटता है, उसी प्रकार ये जो एंटीबायोटिक है एक जीवाणु के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। जीवाणु ऐसे केमिकल बनाता है, ऐसे रासायनिक पदार्थ बनाता है जो उसी की वृद्धि को रोकते हैं और उन्हीं जीवाणुओं के उन्हीं केमिकल्स को अलग करके एक दवाई बना दी जाती है और उसी को हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किससे उत्पन्न की जाती है, जीवाणु से ही उत्पन्न की जाती है। और किसको नष्ट करती है, जीवाणु को ही नष्ट करती है। उदाहरण दे रखा है एंटीबायोटिक्स के, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये जब सभी किसके उदाहरण है, एंटीबायोटिक्स के उदाहरण है। पेनिसिलिन जीवाणु की कई स्पीशीज में कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है और उन सभी स्पीशीज को मारने के लिए प्रभावकारी है। पेनिसिलिन क्या करता है, जो जीवाणु होता है उस जीवाणु के बाहर जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, उसको बनने ही नहीं देता। और जब सेल वॉल नहीं बनेगी तो जीवाणु क्या हो जाएगा, मर जाएगा और हमें किसी भी प्रकार की कोई भी वो जीवाणु जो है हमारा शरीर के अंदर संक्रमण नहीं करेगा, या करता है तो बहुत कम करेगा। एक बात आप ध्यान रखें दोस्तों कि जो एंटीबायोटिक है ये सिर्फ जीवाणु वाले रोगों के लिए ही प्रभावकारी है। किसी भी वायरल डिजीज या फंगल डिजीज के लिए हम लोग कभी एंटीबायोटिक नहीं लेते। हमें कोई भी जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है, हमने एंटीबायोटिक ले ली तो हमारा सर्दी जुकाम ठीक नहीं होगा, क्योंकि सर्दी जुकाम एक प्रकार की वायरल डिजीज है जो वायरस से फैलती है। इसलिए हम एंटीबायोटिक खा भी लेते हैं तो एंटीबायोटिक हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाएगी। अब हमने देखा कि रोग को किस प्रकार से उपचार किया जाता है। अब रोग का निवारण कैसे किया जा सकता है, यानी कि रोग को फैलना बंद कैसे कर सकते हैं। जब लोगों के अंदर रोग फैल रहा है तो उसके फैलने को कम कैसे किया जा सकता है। इसकी पहली विधि है सामान्य विधि। सामान्य विधियों के द्वारा रोग को फैलने से रोका जा सकता है। उसमें पहला काम है, आप जो है संक्रमित रोगी से दूर रहें। जब तक वो रोगी ठीक नहीं होता उस रोगी से दूर रखें खुद को। वायु से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाए। जैसा आपने देखा था कि कोविड जो था वो वायु से फैल रहा था तो सरकार ने लॉकडाउन भी लगवाया, क्योंकि जो है लोग आपस में नहीं मिलेंगे तो ये नहीं फैलेगा। पानी से फैलने वाले
जो है रोगों से बचने के लिए हमें पानी को पहले उबाल के पीना चाहिए, उबाल के फिर ठंडा करें ताकि पानी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया जाए वो सारे मर जाएं और हमारे शरीर को प्रभावित ना करें। इसी प्रकार रोग वाहक सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले रोगों जैसे मलेरिया से बचने के लिए आवास के आसपास जो है मच्छरों को पनपने नहीं दे। यानी कि ऐसे रोग जो मच्छरों के द्वारा फैलते हैं, डेंगू मलेरिया, इनके लिए हम ये कर सकते हैं कि आसपास सफाई रखें और मच्छरों को पनपने न दिया जाए। तो ये कारण है हम इन सामान्य विधियों से हम जो है आसपास के हमारे घर के अंदर हमारे शरीर में रोग को फैलने से रोक सकते हैं। ये उपचार की बात नहीं है, ये निवारण की बात है, यानी कि रोग को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। दूसरा है रोग विशिष्ट विधियां, यानी कि किसी रोग की एक विशिष्ट विधि होगी उसी रोग को खत्म करने के लिए। और विशिष्ट विधियों में हम पढ़ते हैं प्रतिरक्षाकरण या टीकाकरण। तो टीकाकरण के द्वारा भी हम रोग को फैलने से रोक सकते हैं। और टीकाकरण में होता क्या है, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि टीकाकरण में हमें किसी भी प्रकार की दवाई का टीका नहीं लगाया जाता। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया का टीका लग रहा है तो उसके शरीर के अंदर वो मलेरिया का ही परजीवी डाला जाएगा, जिसे मलेरिया फैलता है या फिर जिस वायरस से कोविड फैलता है उसी वायरस को हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाएगा, लेकिन वो प्रभावकारी नहीं होगा, इतना प्रभावकारी नहीं होगा, वो कमजोर होगा। और हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी क्या खासियत है कि उसकी खुद की मेमोरी होती है। मेमोरी में वो क्या करता है, अगर कोई रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वो उसके खिलाफ क्या बनाता है, एंटीबॉडी बना देता है। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर रोग को लड़ने के लिए, विशिष्ट रोग के लड़ने के लिए उत्पन्न किए जाते हैं। तो एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर रोगों को फैलने नहीं देते। तो जब हमारे शरीर के अंदर रोगाणु प्रवेश करेगा तो रोगाणु के खिलाफ एंटीबॉडी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बना लेगा, और जब दूसरी बार भी वो रोग आएगा तो दूसरी बार वो एंटीबॉडी तैयार ही रखेगा और उस रोग को फैलने ही नहीं देगा, संक्रमण होने ही नहीं देगा। यही काम करता है टीका। आप इसको साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि आप जब किसी व्यक्ति से लड़ रहे हैं और आपको नहीं पता है कि वो कौन कौन से मुंह जानता है, तो आप पहले तो उससे हार जाएंगे, लेकिन हारने के बाद आपको, या फिर आप हो सकता है जीत भी जाए, लेकिन उसके बाद आपको पता रहेगा कि इस व्यक्ति को कौन कौन से मुंह आते हैं, जिन मुंह को आप जो है यूज करके या फिर उन मुंहों के प्रति जो है डिफेंड करके आप उस व्यक्ति को हरा सकते हैं। यही काम करता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। यानी कि पहले जो कमजोर रोगाणु आएगा उसके खिलाफ तो एंटीबॉडी बना लेगा क्योंकि वो इतना प्रभावकारी नहीं होता, और जब एंटीबॉडी बना लेगा तो वास्तव में जब वो डिजीज हो जाएगी तब हमारे शरीर को, प्रतिरक्षा तंत्र को इतनी समस्या नहीं आएगी एंटीबॉडी बनाने में, और वो आसानी से उस रोग को हरा देता है। तो प्रतिरक्षाकरण इस विधि में रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाले जाते हैं, यानी कि रोगाणु को ही डाला जाता है। रोगाणु प्रवेश करते ही प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं से लड़ने वाली एंटीबॉडी बना देता है। जब रोगाणु हमारे शरीर में जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र उसका काम है रोगों से लड़ना, तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र एक एंटीबॉडी बना लेगा रोगों से लड़ने के लिए। इस प्रकार रोगाणु से मारने वाली विशिष्ट कोशिकाएं शरीर में पहले ही निर्मित हो जाती है, यानी कि जो एंटीबॉडी है जो रोगाणु को मार सकती है वो हमारे शरीर के अंदर रोग फैलने से पहले ही बन जाती है। और जब रोगाणु वास्तव में जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये एंटीबॉडी कोशिकाएं लड़ती है और उस रोगाणु को मार देती है और हम स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो ये एक रोग विशिष्ट विधि है जिसके अंदर टीकाकरण आता है। और टीकाकरण क्या होता है, जिसके अंदर रोगाणु को हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिव करवाया जाता है ताकि उस बीमारी के लिए एक्टिव रहे। टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, क्षय रोग यानी कि टीबी के टीके जो है अभी तक मार्केट के अंदर अवेलेबल है। बच्चों को डीपीटी का टीका भी लगवाया जाता है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीपीटी के टीका किस किस रोग के लिए प्रभावकारी है। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस, इन 3 रोगों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और 3 रोग कभी जिंदगी में नहीं होते अगर हम लोग समय रहते डीपीटी का टीका लगवाते हैं। हेपेटाइटिस ए का भी टीका अवेलेबल है जो सिर्फ और सिर्फ किनको दिया जाता है, 5 वर्ष से कम के बच्चों को दिया जाता है। रेबीज वायरस कुत्ते, बिल्ली, बंदर तथा खरगोश के काटने से फैलता है। रेबीज का वैक्सीन जो है मनुष्य तथा पशुओं के लिए भी अवेलेबल है, यानी कि कुत्ते बिल्लियों के काटने से जो रेबीज फैलता है उसके भी वैक्सीन अवेलेबल है। आपको पता होगा कि जब कुत्ता काट लेता है हम वैक्सीन लगवाते हैं समय पर, तो हमारे शरीर के अंदर रेबीज का ज्यादा संक्रमण नहीं होता।
तो यहाँ पे हमारे इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।